नमस्कार। बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश की सारी घटनाएं हमको भी डरा रही हैं। भारत के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें होना स्वाभाविक है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारा संबंध बहुत करीब का है। दरअसल बांग्लादेश हमारी ही ज़मीन का वो हिस्सा है जिसको अंग्रेज़ों ने जाते जाते हमसे काटकर अलग कर दिया था। जी हाँ, भारत के दरअसल 3 टुकड़े हुए थे। एक हमारा अपना भारत हिंदुस्तान है जो बीच में रहा, एक पाकिस्तान बना और एक पूर्वी पाकिस्तान बना। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया था 1971 में, जब वहाँ के लोगों ने मुक्ति वाहिनी बनाकर संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद से बांग्लादेश का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो देश अलग हो गया, पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन उस पर इन पाकिस्तान और दूसरे देशों की गिद्ध दृष्टि कभी भी खत्म नहीं हुई। 71 की कहानी हम सब जानते हैं, और बांग्लादेश में जो दरअसल इस बार तख्ता पलट हुआ है, सैन्य तख्ता पलट, बहुत दुखद है। खासतौर पर तब ऐसे समय में जब इसी 15 अगस्त को, यानी 15 अगस्त 2024 को वहाँ के जो राष्ट्रपिता के रूप में पूजे जाते थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी भी थे, उनकी हत्या के 49 वर्ष पूरे होने पर, 49वीं वर्षगांठ होने पर शोक दिवस के रूप में बांग्लादेश उच्चायोग उसे मनाना चाहता था। लेकिन वहाँ से ये जानकारी आई दिल्ली सरकार के पास कि अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति क्या है। तो बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त हो क्या रहा है, इसका पूरा घटनाक्रम क्या है और इसके मायने क्या है। बात को समझो। इस पूरी कहानी की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई, जब वहां पर बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने को गैर कानूनी करार दे दिया। दरअसल 1971 में बांग्लादेश बनने के 1 साल बाद, यानी 1972 में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया था। जी हाँ, 30%, बहुत बड़ा। और जैसा मैं बताता आया हूँ, भारत में जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर है, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को आरक्षण दिया गया, वो भी पूरा 30% सरकारी नौकरियों में। इस आरक्षण को 2018 में खुद सरकार ने ही खत्म कर दिया, क्योंकि इसका विरोध हो रहा था, ये कहकर कि लंबे समय से दिया जा रहा ये आरक्षण कई परिवारों को फायदा पहुंचा चुका है। और एक बड़ा आरोप ये भी था कि इस आरक्षण के जरिए शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसी के सदस्यों को लगातार फायदा मिल रहा है और इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया है। तो सरकार ने खुद ही 2018 में इसे खत्म कर दिया था। लेकिन 5 जून को हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में छुटपुट प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि सरकार के खत्म किए गए इस आरक्षण को, 30% आरक्षण को हाईकोर्ट ने वापस जस का तस लागू करने का आदेश दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रदर्शन बढ़ने लगे 5 जून के बाद से, और इसकी आग पूरे देश में फैल गई, पूरे बांग्लादेश में फैल गई। बढ़ते प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 14 जुलाई को एक पत्रकार वार्ता की। कहा जा रहा है कि इसी पत्रकार वार्ता में, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सत्ता से बेदखली की पटकथा लिख दी गई थी। ऐसा इसलिए कि शेख हसीना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पत्रकार वार्ता में प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा नहीं मिलता है तो और किसे मिलेगा? क्या रजाकारों के पोते पोतियों को यह आरक्षण दिया जाएगा? और यहीं से बात चुभनी, बात बिगड़नी शुरू हो गई। वो इसलिए कि दरअसल बांग्लादेश के संदर्भ में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। यानी उनको विद्रोही करार दिया गया, देशद्रोही करार दिया गया, विश्वासघाती करार दिया गया, और उनके लिए जो शब्द गढ़ा गया था उस वक्त वो था रजाकार। और इस एक शब्द ने जो तूफान लाया वो आखिर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ही थमा। शेख हसीना का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये बात अब बाद में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश का भविष्य बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाला दिखाई दे रहा है। रजाकार कह देने के बाद
प्रदर्शनकारियों की ओर से भी मैं भी रजाकार का अभियान चलाना शुरू कर दिया गया। रजाकार शब्द उनको इतना बुरा लगा, शेख हसीना ने जो बात की पत्रकार वार्ता में वो इतनी बुरी लगी कि मैं भी रजाकार के नाम से आंदोलन शुरू हो गया। 15 जुलाई को ढाका विश्वविद्यालय में आंदोलित छात्रों की पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थित छात्र संगठन से झड़प हो गई। आंदोलन कर रहे छात्र सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इस घटना में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और ढाका में जो प्रदर्शन हुआ ढाका विश्वविद्यालय में, उस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नारे जो लगे वो ये थे कि हाँ मैं भी रजाकार, हम भी रजाकार, हम सभी रजाकार, ये नारे वहाँ बुलंद किए गए। दरअसल इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ा जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। इसी तरह से ये प्रदर्शन हिंसक होते गए, लगातार जारी रहे और 19 जुलाई को आधी रात से सरकार ने पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू की घोषणा कर दी। दिन भर चली हिंसा में कम से कम 66 लोगों की मौत के बाद सेना तैनात कर दी गई। कई सरकारी प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सेना की तैनाती के बीच 20 जुलाई को कर्फ्यू के पहले दिन कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों की इस मौत को देखते हुए कर्फ्यू को अगले आदेश तक और बढ़ा दिया गया। 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई। आरक्षण आंदोलन के मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया और देश की मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जी हाँ, देश का जो मुख्य विपक्षी दल है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। आगे बढ़े घटनाक्रम में तो 21 जुलाई को इस आंदोलन में एक और अहम मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट ने यानी बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण को 56% से घटाकर केवल 7% कर दिया। 30% तो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का था पहले, जो हमने आपको बताया, लेकिन आपको लग रहा है 56 का आंकड़ा कहाँ से आया, तो उसके बाद उसमें पिछड़े जिलों का और महिलाओं का और बहुत कम प्रतिशत पिछड़े धर्म के लोगों का, अल्पसंख्यकों का भी था। उसको मिलाकर कुल आरक्षण पहले 56% था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको घटाकर 7% कर दिया केवल। मतलब 93% सरकारी नौकरियां अब सामान्य कोटा के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई। इसमें भी 5% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए था। मतलब जो 30% था उसको सीधे घटाकर केवल 5% कर दिया गया, 25% सीधे सीधे घटा दिया गया। इसका आंदोलनकारी विरोध कर रहे थे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हसीना से इसको लेकर मुलाकात की। आंदोलनकारी संगठनों ने इसके खिलाफ नए सिरे से प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारी इस 5% आरक्षण को भी खत्म करने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए न्यायिक जांच और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग भी ये छात्र कर रहे थे। 22 जुलाई को पिछले दिनों हुई झड़पों में घायल हुए 6 और लोगों की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 146 पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विपक्षी दलों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी पार्टी को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। सेना प्रमुख ने सामान्य स्थिति की वापसी की उम्मीद जताई। बीएनपी और जमात नेताओं की गिरफ्तारी लगातार जारी रही। 23 जुलाई को सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए परिपत्र जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि आंदोलन से जुड़े 4 आयोजकों ने इस नोटिफिकेशन को, इस परिपत्र को अस्वीकार कर दिया। कर्फ्यू के बीच विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां और छापे जारी रहे। ढाका शहर में 200 से ज्यादा मामलों में 2.25 लाख से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बना दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अभियुक्त बना दिया गया और इसके बाद ऐसा लगा कि विरोध प्रदर्शन अब कम हो रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी रही। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अस्पतालों का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए ये सारी हिंसा की गई। अर्थव्यवस्था में जो तेज़ी से सुधार आया बांग्लादेश के उनके 15 साल के शासनकाल में, लोग उसको देखना नहीं चाहते, उस तरक्की को, और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और राजनीतिक हालातों को कमज़ोर करने की ये साजिश है। आरक्षण को लेकर जो विरोध हो रहा है वो केवल बहाना है, ऐसा शेख हसीना लगातार कहती रहीं। एक समय ये आंदोलन कम होते हुए, थमते हुए दिखाई भी दिया, लेकिन 30 जुलाई को प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने एक मौन जुलूस निकाला। अभिभावकों ने
बच्चों की मौत का विरोध किया, पुलिस ने उन्हें रोका। शेख हसीना ने कहा कि सरकार न्यायिक जांच के लिए विदेशी मदद लेगी और अगले दिन राष्ट्रव्यापी शोक की घोषणा भी कर दी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी रही। घटनाक्रम में फिर तेजी से बदलाव आने शुरू हुए और 1 अगस्त को सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत विरोधी दल जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने की पेशकश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हिंसा की जांच करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब शेख हसीना ने संयुक्त राष्ट्र को ऐसा न करने के लिए नहीं रोका, मना नहीं किया, वो जांच के लिए तैयार थी। 6 आंदोलन आयोजकों को पुलिस की हिरासत से छोड़ भी दिया गया। सरकार की इन कार्रवाइयों से देश में ठंडा पड़ रहा आंदोलन नए सिरे से फिर उबलने लगा। शायद जो आंदोलनकारी छात्र थे उनको छोड़ा जाना महंगा पड़ गया। आंदोलनकारी छात्र छूट गए, लेकिन शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इस देश भर में न्याय के मार्च भी उसी समय निकाले जाने लगे। फिर आगे तारीख आई 4 अगस्त की, और 4 अगस्त को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से बहुत उग्र हो गया। उसमें अचानक तेजी आ गई। देश भर में हुई हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। कुछ लोग बताते हैं कि यह आंकड़ा इससे भी ज़्यादा बड़ा है। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई। इसके चलते ये मौतें हुई। इसमें कम से कम 14 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, यानी 14 पुलिसकर्मी भी मारे गए। कुछ जगहों पर सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। कुछ जगहों पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी मौत हुई। मतलब नुकसान दोनों तरफ हो रहा था। पुलिस वाले भी मर रहे थे, अवामी लीग के कार्यकर्ता भी मर रहे थे, नेता भी मारे जा रहे थे। इस तरह से इस पूरे हिंसक आंदोलन के चलते 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। हिंसा को रोकने के लिए देश भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी ताकि लोग सड़कों पर न निकले और हालात काबू में आ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालात काबू में नहीं आ सके और 5 अगस्त को आंदोलनकारियों ने कर्फ्यू के बाद भी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर दिया। शेख हसीना ने सेना से मदद मांगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सेना ने आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शेख हसीना के लिए सत्ता और देश छोड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। कब्जे के वो दृश्य जिसमें प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसे हुए हैं, सोफे और बिस्तरों पर लेटे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, चीज़ें चुरा रहे हैं, बकरियां और अन्य जानवर खोल कर ले जा रहे हैं, दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं, उसको सभी ने डिजिटल वेबसाइट्स पर, यूट्यूब चैनलों पर और अपने अपने व्हाट्सएप पर खूब देखा है। देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान जारी किया। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की और कहा कि देश में जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। 6 अगस्त को बांग्लादेश की संसद को भंग कर दिया गया। अंतरिम सरकार की कवायद तेज कर दी गई। कहा जा रहा है कि नोबेल शांति सम्मान पाने वाले मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार में अहम भूमिका हो सकती है। वहीं विपक्ष की नेता खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के जो हालात हैं बहुत चिंताजनक हैं। शेख हसीना के लिए ये बहुत दुख भरी बात और ज़िंदगी भर पीड़ा देने वाली बात होगी कि जो सेना प्रमुख उनके सबसे करीब रहे और उनके दूर के रिश्ते में भी लगते हैं, जिन पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, वो भी आखिर में उनको दगा दे गए, धोखा दे गए। कई बार होता ये है कि जो बहुत करीब होता है वही धोखा देता है और दुनिया के धोखे से ज़्यादा बड़ा फिर वही धोखा हो जाता है। ऐसा नहीं होता, सेना थोड़ी सख्ती दिखाती तो शायद आंदोलन का रुख बदल भी सकता था। इस सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल आरक्षण आंदोलन की आग की वजह से, आरक्षण के विरोध की वजह से बांग्लादेश में इस तरह का तख्ता पलट हो गया? अगर सिर्फ ऐसा था तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आरक्षण को खत्म लगभग सा कर दिया, केवल 5% रखा, उसको लेकर भी आंदोलन इतना बड़ा और हिंसक क्यों हुआ? और इसी वजह से इसमें विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात लगातार की जा रही है। बांग्लादेश को अस्थिर रखने की कोशिशें तभी से जारी हैं जब से वो अलग राष्ट्र बना 1971 में। पाकिस्तान को ये बिल्कुल नहीं सुहाया कि वहाँ से उसकी सत्ता खत्म हो गई। बांग्लादेश अपने आप में एक अलग राष्ट्र बन गया। बांग्लादेश
अधिकतर भारत के करीब ही रहा है। खासतौर पर शेख हसीना, इसके पहले भी उनका जब देश से निर्वासन हुआ 6 साल वो अपना नाम पहचान बदलकर भारत में रही, और प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति भी रहे वो उनके स्थानीय अभिभावक की भूमिका निभाते रहे, लोकल गार्जियन बने। और इसीलिए प्रणब मुखर्जी का जब देहांत हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में शेख हसीना बांग्लादेश से यहाँ आकर शामिल हुई थी। भारत ने लगातार इसलिए मदद की ताकि वहाँ लोकतंत्र, जमहूरियत जिंदा रहे, जिसकी कोशिश चुनावों के जरिए होती रही, लेकिन बार बार सैन्य शासन का आना यही दर्शाता है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में स्थिति बहुत चिंताजनक है। नेपाल स्थिर नहीं है, श्रीलंका स्थिर नहीं है, अब बांग्लादेश को भी अत्यधिक अस्थिर कर दिया गया है, और ये सारे हालात भारत को बहुत ज़्यादा चिंतित करते हैं। आगे बांग्लादेश में क्या होगा, इसे जानने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।